नमस्कार, मैं आशीष कुमार। रोज की तरह आज भी एसएससी के प्रीवियस ईयर के साइंस के सवालों को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि जो अब भी हम साइंस से रिलेटेड वीडियो अपने इस यूट्यूब चैनल पर लगाएं तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बिना समय बर्बाद किए आते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ। हमारा पहला सवाल है, द गैस यूज्ड फॉर फिलिंग वेदर बैलून इज। वेदर बैलून में जो गैस भरा जाता है उस गैस का नाम क्या है? ये एसएससी ऑफिसर कमर्शियल ऑडिट के एग्जाम में सेकेंड सिटिंग में पूछा गया था कि जो गैस हम लोग भरते हैं बैलून में वो गैस कौन सा गैस होता है। ठीक है, तो उस गैस का नाम होता है हीलियम। ठीक है, अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि हीलियम गैस क्यों भरते हैं और ये वेदर बैलून क्या होता है। वेदर बैलून वैसा बैलून होता है जो कि हवा में उड़ता है और ये इसको ऊपर हम लोग भेजते हैं मौसम का पता करने के लिए, बेसिकली वेदर कैसा है इसका पता करने के लिए। पहला चीज तो हम लोग हीलियम गैस का ही प्रयोग क्यों करते हैं, इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि हीलियम गैस जो होता है वो हल्का होता है, हवा में उड़ सकता है। दूसरा रीजन ये है कि हीलियम एक इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस होने का मतलब हीलियम किसी से रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। तीसरा चीज हाइड्रोजन को देख लीजिए तो हाइड्रोजन जलता है लेकिन हीलियम नहीं जलता है। तीसरा रीजन क्या है? हीलियम नहीं जलता है। यही 3-4 कारण है जिसके कारण कि हम हीलियम का प्रयोग करते हैं किस चीज में? वेदर बैलून में। और नाइट्रोजन का प्रयोग कहां किया जाता है? नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है बल्ब में, चिप्स वगैरह के पैकेट में नाइट्रोजन को डाला जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन का बॉम्ब बनता है और हाइड्रोजन सन में सबसे ज्यादा मात्रा में कोई चीज पाया जाता है तो वो क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, तो सन से रिलेटेड सवाल जब बनेगा तो वहां पे आप उसका जवाब हाइड्रोजन करेंगे। इस सवाल का सही जवाब हीलियम होगा। अगला सवाल, प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक सेकंड, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड अप बाय पार्शियल डिहाइड्रेशन ऑफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस, सबको पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो किस चीज से बनाया जाता है? डिहाइड्रेशन का मतलब होता है किस चीज के अंदर से पानी को निकाल के प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है आपका जिप्सम साल्ट से पानी को निकाल के। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है। इससे हाफ H2O को सॉरी 1/2 H2O को निकाल देते हैं तो CaSO4.12 ये किसका फॉर्मूला होता है? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। और जिप्सम किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिला देंगे तो जिप्सम बन जाएगा और जिप्सम से पानी निकाल लेंगे तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। ठीक है, ब्लू विट्रॉल किसको बोलते हैं? कॉपर सल्फेट को। CuSO4। ठीक है, उसको कॉपर सल्फेट बोलते हैं। ये Ca था, ये Cu है। Ca का मतलब कैल्शियम, Cu का मतलब कॉपर। ब्लू विट्रॉल किसको बोलते हैं? फेरस सल्फेट को। FeSO4 इसको बोलते हैं हम लोग फेरस सल्फेट। ठीक है, और इप्सॉम सॉल्ट होता है जिसका प्रयोग किया जाता है भोजन को वगैरह में, इसका प्रयोग किया जाता है। ये सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका कुछ साइड इफेक्ट भी होता है लेकिन इसका प्रयोग खाना वगैरह में किया जाता है इप्सम सॉल्ट का। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़ इज कैरिड आउट बाय एडिंग। देखिए, अब यहां पर एक टर्म आ गया वल्केनाइजेशन, तो ये समझना जरूरी है कि वल्केनाइजेशन किसको बोलते हैं। पहले जब रबड़ का खोज हुआ था तो रबड़ क्या होता था कि गर्मी के समय में पिघल जाता था और ठंडा के समय में कड़ा हो जाता था। और रबड़ का ये गुण भी होता है, लेकिन उस रबड़ को टाइट किया गया, मतलब कि ताकि वो गर्मी के समय में पिघल ना जाए। अब ट्रक वगैरह में जो टायर होता है या गाड़ी में जो टायर होता है वो क्या गर्मी में पिघल जाता है? पानी की तरह, मोम की तरह पिघल जाता है? नहीं पिघलता है। लेकिन अगर वो ओरिजिनल रबड़ रहे तो वो पिघल जाएगा। तो उस रबड़ को मजबूत करने के लिए, ताकि वो गर्मी में भी ना पिघले, उसके अंदर सल्फर मिलाया जाता है और इसी प्रोसेस का नाम होता है वल्केनाइजेशन। ठीक है, तो ये CGL में पूछा गया था 2007 में, सेकंड सिटिंग का ये सवाल था। तो वल्केनाइजेशन जो होता है वो क्या होता है? एडिंग ऑफ सल्फर इन रबड़ इज कॉल्ड वल्केनाइजेशन, और ये टायर वगैरह में किया जाता है। कार्बन आपको पता है इसका वैलेंसी 4 होता है। कार्बन से बहुत सारा एलिमेंट बनता है। ओजोन, इसका फॉर्मूला O3 होता है। ये अल्ट्रावायलेट रे से हमको प्रोटेक्ट करता है। और फास्फोरस हमारे दांत में पाया जाता है। ठीक है, और पानी में भी फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। अगला सवाल, द काउज ऑफ सुनामी इज डिटेक्टेड बाय सिस्मोलॉजिस्ट इज। ठीक है, अब देखिए कि सुनामी जो होता है वो क्यों आता है। सुनामी आने के पीछे का जो कारण है, देखिए बहुत तरह का प्राकृतिक आपदा होता है। क्या क्या होता है? बाढ़ होता है आपका, फिर क्या बोलते हैं, सुनामी हो गया, भूकंप हो गया, फिर आपका चक्रवाती तूफान हो गया। तो हर बहुत तरह का जो होता है हमारे सामने प्राकृतिक आपदा होता है, नेचुरल डिजास्टर होता है। तो हमको हर चीज के नेचुरल डिजास्टर का कारण पता होना चाहिए। जैसे पहला है आपके सामने
ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, जब मून ग्रेविटेशनल पुल करता है तो उस समय क्या होता है, तो समुद्र में ज्वार भाटा उठता है, टाइड्स जिसको बोलते हैं। तो समुद्र में टाइड्स कब उठता है, जब ग्रेविटेशनल पुल यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण चांद जो है पृथ्वी को खींचने लगता है, उस समय समुद्र में टाइड्स उठता है। दूसरा ऑप्शन में आपको बोल रहा है लो प्रेशर थ्रू द ओशियन, ओशियन में लो प्रेशर एरिया जनरेट जब हो जाता है उस समय साइक्लोन आता है, ठीक है। डिफॉर्मेशन ऑफ सी फ्लोर एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, ये रीजन है आपके सुनामी का, मतलब कि समुद्र के सतह पर, जमीन पर, नीचे में जो भूकंप आता है, डिफॉर्मेशन होता है, मिट्टी एक जो लेयर होता है धरती का वो दूसरे लेयर पर चढ़ जाता है, तब उस कंडीशन में सुनामी होता है। जो पानी होता है वो ऊपर की तरफ वर्टिकली डिस्प्लेस होता है, ऊपर भागता है, ऊपर उठता है पानी तेजी से, ठीक है। तो ये सुनामी का रीजन है। सडन चेंज इन मानसून विंड, ये इसका रीजन नहीं होगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, Why is difficult to breathe at higher altitude? कल भी इस पर एक सवाल बना था कि जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो सांस लेने में तकलीफ क्यों, सॉरी, जब हम ऊपर जाते हैं तो नाक से खून फेंक देता है। हमारी सीरीज में इस सवाल को डिस्कस किया गया था। मैं आपसे फिर कहूंगा, आप इस सीरीज को अगर नहीं देखे तो एक बार फिर से जाइए और पूरे सीरीज को देखिए। पीछे हमने इस एसएससी प्रीवियस ईयर करके 4 वीडियो पहले भी हम लगा चुके हैं, ये 5वां वीडियो है और उसके नीचे भी बहुत सारा वीडियो लगा हुआ है। तो आप सारे वीडियो को देखिए, आपके साइंस से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल सही तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर जो मामला है कि आप जो अल्टीट्यूड पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो हम लोगों को सांस लेने में तकलीफ क्यों होता है, इसलिए तकलीफ होता है क्योंकि ऊंचाई पर प्रेशर जो होता है हवा का वो क्या होता है, कम होता है, दबाव कम होता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं एयर का दबाव हमारे ऊपर कमते चला जाता है। इससे 2 चीज होता है, एक तो हवा कम मिलता है जिसके कारण सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, और दूसरा कि हमारे शरीर का ब्लड वेसल का प्रेशर ज्यादा हो जाता है जिसके कारण खून नाक से बाहर फेंक देता है। चलिए, ओजोन पर पहले भी बात हो चुका था। ह्यूमिडिटी, जो पानी में नमी होता है, एटमॉस्फेयर में जो नमी होता है, ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट जो मौजूद होता है एटमॉस्फेयर में, उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और टेम्परेचर के बारे में आप सभी को पता है, टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है, टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन है। चलिए अगला सवाल, व्हेन ए बॉडी इज टेकन फ्रॉम अर्थ टू मून, जब एक बॉडी को जमीन से मून पर ले जाते हैं। चलिए यहां से एक सवाल और मैं आपसे पूछ लेता हूं, जमीन से जमीन से मून के बीच का जो दूरी, यानी अर्थ से लेके मून के बीच का जो दूरी है वो कितना है, अर्थ से लेके मून के बीच का दूरी कितना है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलिए, तो यहां पर जो सवाल पूछा जा रहा है, व्हेन ए बॉडी इज टेकन फ्रॉम अर्थ टू मून, तो क्या होगा, जब हम लोग अर्थ से किसी बॉडी को मून पर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका वेट चेंज कर जाएगा, उसका वेट क्या होगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका मास जो होगा वो सेम रहेगा। ये चीज याद रखिएगा, मास कभी नहीं बदलता है किसी भी बॉडी। मास का मतलब क्या, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, उस बॉडी में जो क्वांटिटी है सब्सटेंस का वो हमेशा वही रहेगा, लेकिन वेट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। वेट चांद पर जाने के बाद 1/6 हो जाएगा। अगर जमीन पर कोई चीज 60 केजी का है, 60 न्यूटन का है, तो चांद पर जाने के बाद उसका वेट क्या हो जाएगा, 6 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो उसका जो वेट होता है वो क्या हो जाता है, कम जाता है। वेट का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन है, और मास का क्या ऐसा यूनिट क्या है, केजी है। तो ये 2 चीज को आप ध्यान रखिएगा, मास नहीं बदलता है, वेट 1/6 हो जाएगा, सॉरी हाँ 1 यहाँ पे ये 10 न्यूटन हो जाएगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पे 10 न्यूटन हो जाएगा, 1/6, 60 का 1/6 क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा, यानी कि वजन जो होगा वो 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन, ग्लोबल वार्मिंग जब भी होगा तो इससे हम क्या उम्मीद करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग होने से, धरती के गर्म होने से ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ये हमने पहले के वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है। और आप लगातार वीडियो में बने रहिए तो और भी इस तरह का मामला आपको क्लियर होते चलाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्या होता है हम पहले डिस्कस डिटेल में कर चुके हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप जाके फिर से वीडियो को देखिए, लेकिन तत्काल हमारा सवाल ये है कि ग्लोबल वार्मिंग जो होता है उससे क्या हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो सकता है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग से पहले तो धरती गर्म होता है, धरती गर्म होगा तो क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेगा, ग्लेशियर पिघलेगा तो क्या होगा, समुद्र में पानी का मात्रा बढ़ेगा, समुद्र में जब पानी का मात्रा बढ़ेगा तो पहला ऑप्शन तो सही हो जाएगा। तो जब समुद्र में पानी का मात्रा बढ़ेगा उससे क्या हो जाएगा, समुद्र का लाइन, जो कोस्ट का लाइन है, जो बॉर्डर है समुद्र का, वो भी बढ़ेगा, जमीन की तरफ पानी बढ़ेगा तो उसका बॉर्डर लाइन भी चेंज होगा। और चूंकि मौसम में जब बदलाव आएगा तो क्रॉप पैटर्न पर भी उसका असर पड़ेगा, किस जगह पे कौन सा क्रॉप लगाते हैं, चूंकि सारा क्रॉप जो भी हम लगाते हैं वो सब चीज पे डिपेंड करता है, बहुत सारा फैक्टर पर डिपेंड करता है, मौसम पर, हीट पर, टेम्परेचर पर, सब पे डिपेंड करता है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। अगला सवाल, द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज, स्काई जो है वो ब्लू कलर का क्यों दिखता है, ये सवाल है, ठीक है। तो ये सवाल का सही जवाब क्या होगा, स्काई, देखिए ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है इट्स एक्चुअली ब्लू। देखिए स्काई नाम का तो कोई चीज है ना जो कि ब्लू होगा, तो स्काई तो कुछ होता ही नहीं है, हम पहले भी वीडियो में आपको बता चुके हैं स्काई कुछ नहीं होता है। लेकिन स्काई हमको ब्लू क्यों दिखता है,
स्काई हमको ब्लू इसलिए दिखता है क्योंकि ब्लू कलर जो होता है एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा स्कैटर होता है। क्या हो जाएगा, द एटमॉस्फेयर स्कैटर ब्लू लाइट मोर देन द अदर्स जो भी लाइट है, 7 रंग का लाइट 7 कलर का मिक्सचर होता है, आप लोगों को पता है विविग्योर, ठीक है। तो 7 रंग का मिक्सचर होता है जिसमें ब्लू कलर को सबसे ज्यादा लाइट क्या करता है, स्कैटर करता है। स्कैटर करने का मतलब फैलाता है एटमॉस्फेयर, जिसके कारण की स्काई जो है हम लोग को जमीन से ब्लू दिखता है। लेकिन जब हम स्काई को मून से या फिर स्पेस से देखेंगे तो हमें स्काई ब्लैक कलर का दिखेगा, क्योंकि मून पर और स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं है। अगला सवाल, इलेक्ट्रिक करंट इन मेटल वायर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ। मेटल वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो करता है, उसके अंदर ऐसा क्या होता है कि आखिर उसके अंदर करंट फ्लो करने लगता है? तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है जिसके कारण की करंट फ्लो करने लगता है। अच्छा, आयंस के कारण किस चीज में करंट फ्लो करता है? आयंस के कारण फ्लो करता है आपका करंट लिक्विड में अगर पानी है, डिस्टिल वाटर, उसमें आप NaCl नमक डाल दीजिए तो Na+ और Cl- में टूट जाता है, ये दोनों आयंस में टूट जाता है, और तब जो करंट फ्लो होता है वो आयंस के कारण फ्लो होता है। और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। और होल्स जो होता है, इसको इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएट होता है जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है, तो एक स्पेस खाली बचता है, उसको होल बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? J.J. थॉमसन। और प्रोटॉन का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड, ठीक है। तो ये 2 सवाल आपको याद रखना है, और न्यूटन का चैडविक, ये भी आपको इसी जगह से याद रखते हुए आगे चलना है। चलिए अगला सवाल, द डिवाइस विच कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड। वो डिवाइस जो कि साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनरली देखिए, हम लोग माइक में बोलते हैं, तो हमारा साउंड क्या होता है, माइक के थ्रू एम्पलीफायर में जाता है, एम्पलीफायर से फिर बॉक्स के थ्रू वो आवाज बाहर निकलता है और लोग सुनते हैं उसको, ठीक है। तो हम लोग जो बोलते हैं वो क्या निकलता है, हमारे मुंह से साउंड एनर्जी निकलता है, और वो एनर्जी कहां जाता है? माइक्रोफोन में जाता है। माइक्रोफोन मतलब माइक, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। तो माइक में जाता है और वो माइक्रोफोन क्या करता है, उस साउंड को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो माइक्रोफोन से, जैसे सपोज ये माइक है, तो माइक से आवाज तार कनेक्ट होता है या वायरलेस होता है, और वो तार एम्पलीफायर तक जाता है, और फिर एम्पलीफायर से साउंड बॉक्स के थ्रू वो आवाज बाहर निकलता है। तो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया कौन? माइक। तब तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में वो तार से फ्लो किया, तो माइक्रोफोन इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। एम्पलीफायर क्या करता है? एम्पलीफायर इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करके साउंड को एम्पलीफाई कर देता है, यानी बढ़ा देता है, और फिर उसको क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके तार के थ्रू स्पीकर में भेज देता है। स्पीकर क्या करता है, उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और ट्रांसमीटर एक डिवाइस होता है जो एक चीज को दूसरे जगह तक ट्रांसमिट करने में मदद करता है। तो आज के लिए हम लोगों के सामने ये 10 सवाल था जिसे हमने आज डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आपको 10 सवाल पसंद आया होगा, आपको ये सवाल समझ में आई होगी। किसी प्रकार का कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक करें, और आपसे अनुरोध ये भी होगा कि आप जब इस वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को पॉज करके या वीडियो खत्म होने के बाद आप एक एक सवाल को अपने कॉपी में नोट कर लें। ये आपके आने वाले एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा ही लाभदायक साबित होने वाला है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।